पहले देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था, यानी कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगों सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ ली थी। आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का व्यतिकरण एवं कला संबद्ध स्रोत। तो देखिए आज का टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण एवं कला संबद्ध स्रोत, ये आज का टॉपिक डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण। तो देखिए तरंगों का अध्यारोपण में क्या होता है? तरंगों का अध्यारोपण होता है जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं, तो परिणामी तरंग का विस्थापन उन तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे कुछ तरंगे एक दिशा में संचरित हो रही हैं जिनका विस्थापन y1, y2, y3 है। तो परिणामी तरंग का विस्थापन आ जाएगा y बराबर किसके आ जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर इतना आ जाएगा। ये इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताया जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं तो उनका परिणामी तरंग का विस्थापन उन तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को कहते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ठीक है, तो इसमें डाल देंगे हेडिंग आप तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसमें लिख लीजिए इसमें जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो परिणामी तरंग का विस्थापन उन तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसको लिख देंगे y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 डॉट, वेक्टर लगा देंगे। फिर इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख लेंगे कि देखिए इससे घटित होने वाली घटनाएं बता दूं कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगे कला संबद्ध स्रोतों से एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग का मान तो अध्यारोपण के पश्चात इसकी व्यतिकरण की घटना घटित होती है।
इसकी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। ठीक है, तो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं। तो जब अगर समान आवृत्ति की है तो व्यतिकरण की घटना घटित होती है, और अगर उनकी आवृत्ति हमारी कैसी है, लगभग समान है, तो विस्पंद की घटना घटित होती है। और अगर समान आवृत्ति समान आयाम की दो तरंगें हमारे किसकी परस्पर विपरीत दिशाओं में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण के सिद्धांत से अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये किससे है, अध्यारोपण से जुड़ी हुई घटना है। मैंने क्या बताया इसमें, हमने बताया आपको इसमें कि जब दो समान आवृत्ति की कला संबद्ध स्रोतों से एक ही उत्पन्न तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात व्यतिकरण की घटना घटित होती है। व्यतिकरण की घटना, और यदि दो लगभग समान आवृत्ति की हमारी किसकी तरंगें, दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं, तो उसमें विस्पंद की घटना उत्पन्न होती है। अब इसके बाद हमने बताया, यदि समान आवृत्ति एवं समान आयाम की दो समान तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं में चलकर अध्यारोपित होती हैं, तो उससे अप्रगामी तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगें कला संबद्ध स्रोतों से एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, जब दो लगभग समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से विस्पंद की घटना घटित होती है। विस्पंद की घटना घटित होती है। इसके बाद में फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, जब समान आवृत्ति एवं समान आयाम की दो तरंगें परस्पर विपरीत दिशा में चलकर
अध्यारोपित अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगें बनती हैं। अब इसके बाद में निकालेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण अब इसके बाद में देखिए व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण की घटना बताया था मैंने कि जब समान आवृत्ति की, कैसी समान आवृत्ति की तरंगें हमने कहा था एक ही साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता का अधिकतम एवं न्यूनतम होना, अधिकतम व न्यूनतम होने की घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं, एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता का अधिकतम एवं न्यूनतम होने की घटना व्यतिकरण कहलाती है। जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी यहाँ पर दो बन रहे हैं, ठीक है। तो समपोषी व्यतिकरण किन्हें कहते हैं? जहां पर तीव्रता मैक्सिमम होती है वहां पर बनता है समपोषी व्यतिकरण, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें बनते हैं वहां पर विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें भी, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें कला संबद्ध स्रोतों से एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है।
परिणामी तरंग की तीव्रता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। परिणामी तरंग की तीव्रता परिणामी तरंग की तीव्रता का अधिकतम एवं परिणामी तरंग की तीव्रता का अधिकतम एवं न्यूनतम होने की घटना व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण कहलाती है। व्यतिकरण कहलाती है। तो इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके फिर से एक लाइन लिख लेना इसमें। जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उन्हें समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसके बाद में फिर से नई लाइन से लिखेंगे। जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, उन्हें विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए, अभी इसमें प्रकाश का व्यतिकरण हम लोगों ने पढ़ा, अभी पढ़ाना है कला संबद्ध स्रोत। तो अब इसके बाद में कला असंबद्ध स्रोत कौन से होते हैं, कला संबद्ध स्रोत कौन से होते हैं, ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम कौन सा है, कला असंबद्ध स्रोत और कला संबद्ध स्रोत देख लेते हैं। तो देखिए, कला असंबद्ध स्रोत एवं कला संबद्ध स्रोत।
अब देखिए कला असंबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध स्रोत का मतलब है कि ऐसे दो स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों की कलाएं समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, उन्हें कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं, कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। कला असंबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगें जो होती हैं, कुछ तरंगें जो होंगी वो संपोषी व्यतिकरण के परिबद्ध मार्ग से संतुष्ट करती हैं और कुछ तरंगें विनाशी व्यतिकरण को क्या करती हैं, संतुष्ट करती हैं। परंतु इनसे कला असंबद्ध स्रोतों से जो प्राप्त हमारे इसके तरंगें होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, स्थायी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के स्रोत हो जाते हैं, जैसे आपके बल्ब से उत्सर्जित प्रकाश हमारा कौन सा कला असंबद्ध स्रोत होगा, सूर्य से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश कला असंबद्ध स्रोत होता है, मोमबत्ती यानी कि कैंडल से उत्पन्न प्रकाश भी कैसा हो जाता है, कला असंबद्ध स्रोत होता है। अब इसमें देखिए बस इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कला असंबद्ध स्रोत यानी कि ऐसे दो प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित या जिनसे चलने वाली दो तरंगों की कलाएं समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों को प्राप्त करना आसान है, परंतु कुछ खास विधियों द्वारा इन स्रोतों को प्राप्त किया जाता है। ऐसे साधारण तौर पर ये प्रकाश स्रोत हमारे कौन से नहीं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही प्रकाश स्रोत को दो प्रकाश स्रोत बनाने पड़ते हैं, तभी क्या होते हैं, कला संबद्ध स्रोत प्राप्त होते हैं। या ऐसे निकट है जितने पास स्थित हो और बहुत ही सूक्ष्म हो प्रकाश स्रोत, वो कला संबद्ध स्रोत हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, वो कला संबद्ध स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे किसमें, कला असंबद्ध स्रोत में। तो चाहे तो आप हेडिंग डाल दीजिए कला असंबद्ध स्रोत। तो यहां पर इसके बाद में लिख सकते हैं कला असंबद्ध स्रोत। जब दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत लेते हैं, स्वतंत्र प्रकाश स्रोत लेते हैं, जब दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत लेते हैं तो उनसे प्राप्त प्रकाश तरंगों में कोई निश्चित कला संबद्ध नहीं होती है। अतः कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इन्हें कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं, इन्हें कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कला असंबद्ध स्रोतों से किसी स्थान पर कला असंबद्ध
संबद्ध स्रोतों से किसी स्थान पर कुछ तरंगें समपोषी व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण को परिबद्ध संतुष्ट करेंगी। समपोषी व्यतिकरण को परिबद्ध संतुष्ट करेंगी। वह कुछ तरंगे विनाशी व्यतिकरण को संतुष्ट करेंगी। इसलिए इसमें प्राप्त तरंगों में व्यतिकरण प्रतिरूप स्थायी नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सामान्य प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती से प्राप्त प्रकाश, कला असंबद्ध होता है। अब इसके बाद में लिखेंगे कला संबद्ध स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर का मान किसी स्थिति पर शून्य या समय के साथ नियत रहता है, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं।
फिर नई लाइन से लिख लेना, इस प्रकार के दो प्रकाश स्रोतों को प्राप्त करना प्राप्त करना प्राप्त करना आसान है, लेकिन किसी विधि द्वारा प्रकाश के एक स्रोत से ही दो स्रोत बनाए जाते हैं। एक स्रोत से उत्पन्न तरंगों की कला में परिवर्तन होने के कारण उसी स्रोत से दूसरे क्षण उत्पन्न तरंग की कला में उतना ही परिवर्तन होता है। इस प्रकार उन स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के मध्य कालांतर नियत रहता है। इस प्रकार से प्राप्त दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के मध्य कालांतर नियत होने के कारण प्रेक्षण योग्य व्यतिकरण प्राप्त होता है।
जैसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जैसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो इसके बाद में इसमें लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके नहीं, यहां पर एक यंग है, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए आजकल दृश्य प्रकाश के आजकल दृश्य प्रकाश के ऐसे प्रकाश स्रोतों का निर्माण किया गया है जिनका प्रकाश बहुत ज्यादा कला संबद्ध होता है, जिसे लेजर कहते हैं। लेजर जैसे कहते हैं तो लेजर कहते हैं। इसका प्रकाश एक वर्णीय तथा अत्यंत तीव्र होता है। किसी एकल परमाणु द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की प्रक्रिया में लिया गया समय 10⁻⁸ सेकंड कोटि का होता है। अब देखिए इसके बाद में हम लोग लिख लेते हैं व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की घटना घटित होने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, तो यहां पर लिख लेंगे, आप रेडी कर लीजिए। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। तो अब इसमें लिख लीजिए सुस्पष्ट तथा स्थायी व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध निम्न है। तो पहला प्रतिबंध, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत
कला संबद्ध होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात इनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इनसे उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति ब्रैकेट में लिख सकते हैं तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। ऐसा होने से विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पूर्ण अंधेरा होता है, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट एवं अच्छा दिखाई देता है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत निकट होने चाहिए। अगला पॉइंट लिख लीजिए, यदि प्रकाश तरंग ध्रुवित हो तो इसका ध्रुवण एक ही तल पर होना चाहिए,
एक ही तल पर होना चाहिए। नेक्स्ट, तरंगों के मध्य पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तरंगों के मध्य पथांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट लिख लेंगे, प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। प्रकाश एक वर्णीय होना चाहिए। प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। ऐसे प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग और जिससे देख बनेंगे फ्रिंजें किस प्रकार से बनती हैं। किसे? यंग के द्विस्लिट प्रयोग द्वारा फ्रिंजों का बनना। यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या है और उसकी सहायता से ये बनाएंगे यंग फ्रिंजों का बनना पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही।